हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हैशटैग सक्सेस विद दीपक में। आज जो हम टॉपिक लेके आ रहे हैं वो ब्रेन में जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है CHF। इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, सबसे पहले इसका कंपोजिशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके कंपोजिशन में जो मेजर कंस्टिट्यूएंट होता है वो कौन सा होता है? वाटर। ठीक है, मेजर कंस्टिट्यूएंट होता है वाटर। उसके बाद क्या होता है? तो प्रोटीन। प्रोटीन कितना प्रेजेंट होता है? तो 15 to 45 mg पर DL। जो 15 mg पर DL कहाँ प्रेजेंट होता है? तो वेंट्रिकल में, और 45 mg पर DL लंबर सब एरेक्नोइड स्पेस में। जो प्रोटीन होता है मेनली एल्बुमिन के फॉर्म में होता है या बीटा एंड गाबा ग्लोबुलिन के फॉर्म में होता है। ठीक है, शुगर जो होता है ना वो ब्लड का 2/3 होता है। वेंट्रिकल में 75 mg पर DL और लंबर सबएरेक्नोइड स्पेस में 60 mg पर DL। ठीक है, रेशियो जो होता है CHF का और ग्लूकोज का वो न्यूबॉर्न एंड प्रीमेच्योर में हायर होता है। मेनिंजाइटिस में क्या हो जाता है? ये डिक्रीज हो जाते हैं। अब क्या कह रहा है? सेल नॉर्मल होते हैं। 3 लिम्फोसाइट पर क्यूबिक प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसमें RBC नहीं होता है। इलेक्ट्रोलाइट, तो कौन कौन सा इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होता है? सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, मैग्नीशियम और कैल्शियम। तो इसमें जो कैटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज वाला कौन सा है मेजर? तो सोडियम और पोटेशियम। मेजर अनायन मतलब जो निगेटिव चार्ज वाला है वो कौन सा है? तो क्लोराइड। ठीक है, concentration of sodium, chloride and magnesium is higher in CHF than in plasma। प्लाज्मा से CHF में कौन सा इलेक्ट्रोलाइट ज़्यादा होता है? सोडियम, क्लोराइड एंड मैग्नीशियम। पोटेशियम और कैल्शियम का जो कंसंट्रेशन होता है वो लोअर होता है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा इलेक्ट्रोलाइट CHF में ज़्यादा होता है एज कंपेरिजन टू प्लाज्मा? तो सोडियम, क्लोराइड, मैग्नीशियम। और कौन सा कम होता है? तो पोटेशियम और कैल्शियम कंसंट्रेशन। ठीक है, अब पेप्टाइड में क्या क्या कौन कौन सा होता है? तो लिथोलाइजिंग हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर, कोलिसाइटोकाइनिन, एंजियोटेंसिन 2, सब्सटेंस P, सोमेटोस्टैटिन, THRS, ऑक्सीटॉक्सिन और वैसोप्रेसिन। ये सब पेप्टाइड प्रेजेंट होता है CHF में। ठीक है, तो CHF का एनाटोमी देखते हैं। तो हम क्या करेंगे? उसके फ्लो को देखेंगे। तो ब्रेन में मेनली 2 लेटरल वेंट्रिकल होता है, राइट और लेफ्ट, जिसको कनेक्ट करता है थर्ड वेंट्रिकल। कैसे? तो फोरामेन ऑफ मोनरो से। ठीक है, उसके बाद वो कहाँ जाता है? तो एडिक्वेट ऑफ सेल्वियस, जिसको ईतर भी कहा जाता है, जो कनेक्ट करता है 4 वेंट्रिकल को। उसके बाद वो जाता है दो फोरामेन ऑफ लुस्का, जो लोकेटेड होता है लेटरली, और फोरामेन ऑफ मैगेंडी, जो लोकेटेड होता है मेडियली। ठीक है, समझ में आ गया? इसके बाद वेंट्रिकल जो लोकेटेड होता है मिडिल में, वो कौन कौन सा है? सिंस मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी आर इन द मिडिल। कह रहा है जो मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? तो हमारे मिडिल में प्रेजेंट होता है। अब क्या देखेंगे? तो CHF का फिजियोलॉजी। CHF क्या है? तो वाटर जैकेट है। किसके लिए? तो स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के लिए। ऐसे तो ब्रेन का वेट होता है 1500 ग्राम। ठीक है, लेकिन वो जब सस्पेंडेड होता है CHF में तो उसका वेट हो जाता है ओनली 50 ग्राम। क्यों? तो वायोंसी के कारण। वायोंसी क्या है? तो वायोंसी के लिए आपको फिजिक्स जाना पड़ेगा। जब हम ऊपर से फोर्स लगाएंगे तो ये नीचे से फोर्स लगाएगा ऊपर जाने के लिए। ठीक है, CHF कैसे करता है इसको? तो सिंक एक्शन से करता है। कि क्यों करता है ये? तो ये वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने के लिए करता है। तो वेस्ट प्रोडक्ट कौन कौन सा है जो सेरेब्रल मेटाबॉलिज्म से मिलेगा? तो नाइट्रेट, CO2, लैक्टेट और हाइड्रोजन आयन। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में कोई भी लिम्फेटिक नहीं होता है। ठीक है, जब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड फ्लोट करता है CHF में तो ये प्रिवेंट करता है किससे किससे? तो इंज्यूरी से, और ये जब प्रेशर चेंज होता है तब ये प्रोटेक्ट करता है ट्रॉमा से। ठीक है, अब इसका वॉल्यूम में क्या है? तो एवरेज इंट्राक्रैनियल वॉल्यूम कितना होता है? 1700 ml। ब्रेन में वॉल्यूम कितना होता है? 1200 से 1400। ब्लड वॉल्यूम कितना होता है? तो 150 ml। CHF वॉल्यूम कितना होता है? 70 to 160 ml। स्पाइनल सबएरेक्नोइड स्पेस कितने होते हैं? 10 to 20 ml। ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वॉल्यूम है ब्रेन में और CHF में। ठीक है, अब इसका फॉर्मेशन कैसे होता है? फॉर्मेशन
तो अबाउट रेट ऑफ CHF फॉर्मेशन, कितना एक दिन में कितना CHF का फॉर्मेशन होता है, तो मिनट से स्टार्ट करते हैं। 1 मिनट में 0.35 ml, 1 घंटे में 21 to 22 ml, 1 डे में 500 से 500 ml। फिर से 1 मिनट में 0.35 ml, 1 आवर में 21 से 22 ml, 1 दिन में 500 ml पर डे ये बनता है, मतलब एक दिन में 500 ml CHF का फॉर्मेशन होता है। कहते हैं ना कि CHF एक दिन में 4 से 5 टाइम्स रीन्यू होता है, नया बनता है। अब कहाँ पर इसका फॉर्मेशन होता है, तो मेन साइट जो होता है, जो 70% ये फॉर्मेशन करता है, वो है कोरोइड प्लेक्सस। वो भी कहाँ पे, तो लेटरल वेंट्रिकल्स में। ठीक है, और कहाँ कहाँ होता है, ये मेजर पार्ट है कौन, कोरोइड प्लेक्सस का लेटरल वेंट्रिकल्स। इपेंडाइमा, ये इपेंडाइमा क्या होता है, वेंट्रिकल के सराउंडिंग टिश्यू। पेरेन्काइमा, ब्रेन इटसेल्फ। मेनिंजियस कवरिंग होता है ना 3, डैप, दूरामीटर, एरेक्नॉइड मीटर और पाइमीटर। ठीक है, और कहाँ पे बनता है, तो जो सब इपेंडाइमल का ब्लड वेसल्स है उसमें, और पिया में। ये थिन कवरिंग, वही मेनिंजियस का 3 कवरिंग था ना, उसी का एक बात है। ठीक है, अब आते हैं कोरोइड प्लेक्सस। ये क्या है, ये एक थिन वॉल वेसल है प्लेक्सस का, जो अलाउ करता है पैसिव डिफ्यूजन। कहाँ का, तो सब्सटेंस ब्लड प्लाज्मा से एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में जाएंगे, जो सराउंडिंग किए रहते हैं कोरोइड सेल को। ठीक है, तो ब्लड सप्लाई किसके द्वारा होता है, तो एंटीरियर एंड पोस्टीरियर कोरोइडल आर्टरी के द्वारा। ठीक है, जो कोरोइड एपिथेलियल सेल कौन ऑर्गन से बना होता है, तो जो ऑर्गेनल प्रेजेंट होता है कोरोइड प्लेक्सस में, उसको कहते हैं कोरोइड एपिथेलियल सेल। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, एनर्जी डिपेंडेंट सेक्रेटरी सेल भी कहा जाता है। जिसमें कैसे होता है, तो एक्वापोरिन चैनल, बॉलून लाइक थिंग्स और ऑर्गेनल्स, ऐसे फॉर्मेशन होता है। ठीक है, वाटर कैसे मूव करता है, तो या तो एक्वापोरिन वाटर चैनल इन द सेल मेम्ब्रेन और पैरासेलुलर पाथवे, मतलब 2 तरह से, एक्वापोरिन वाटर चैनल इन द सेल मेम्ब्रेन और पैरासेलुलर पाथवे, ये दोनों से क्या करता है, वाटर मूव्स करता है। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि जो कोरोइड प्लेक्सस है वो कहाँ पे लोकेटेड होता है, द फ्लोर ऑफ द लेटरल, थर्ड एंड फोर्थ वेंट्रिकल, जो क्या है, मेन साइट है किसके लिए, CHF फॉर्मेशन के लिए। इसमें ये क्या से कंपोज होता है, द सिंगल लेयर ऑफ एपिडर्मल सेल से। तो ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, तो सोडियम पोटेशियम आयन एक्सचेंज पंप से, कहाँ पर, द एपिकल सरफेस ऑफ कोरोइड प्लेक्सस सेल पे। अब जो एनर्जी होता है वो किस फॉर्म में होता है, तो ATP फॉर्म में होता है। तो हम जब ड्रग्स देते हैं तो वो क्या को इनहिबिट करता है, ATP सिस्टम को इनहिबिट करता है, ताकि उसका CHF फॉर्मेशन रिड्यूस हो जाए। फैक्टर अफेक्टिंग फॉर्मेशन, कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है फॉर्मेशन को, तो डिफ्यूजन ग्रेडियंट। डिफ्यूजन ग्रेडियंट डिटरमाइन करता है एंट्री ऑफ सीरम इलेक्ट्रोलाइट एंड प्रोटीन इनटू द CHF एंड द एक्सचेंज ऑफ CO2, कौन, तो डिफ्यूजन के द्वारा। ठीक है, अब जानते हैं CHF का सर्कुलेशन। कह रहा है ना कि साह के पेशेंट में मेनली हम इमेजिंग 4 से 5 दिन के बाद करते हैं। ठीक है, और ये जो हेमरेज होता है ना, वो किस इधर होता है, तो लेटरल पोर्शन ऑफ द ब्रेन होता है, क्योंकि CHF का फ्लो किधर होता है, लेटरल पोर्शन ऑफ द ब्रेन में होता है। तो मेनली हम CHF का फ्लो देखेंगे, जो पहले भी देख चुके हैं। सबसे पहले कहाँ से होगा, तो कोरोइड प्लेक्सस ऑफ लेटरल वेंट्रिकल से होगा, फिर फोरामेन ऑफ मोनरो से थर्ड वेंट्रिकल में जाएगा, फिर एक्यूडक्ट ऑफ सिल्वस से फोर्थ वेंट्रिकल में, फिर फोरामेन ऑफ मैगेंडी एंड लक्सा से पेरीमेंडिबुलरी एंड पेरीस्पाइनल सबएरिक्नोइड स्पेस में जाएगा। उसके बाद वो ब्रेन स्टेम के चारों तरफ जाएगा और बेसल या एम्बियंट किस्टर्नी के लोस्ट्रल में जाएगा। ठीक है, इसके बाद वो कहाँ जाएगा, तो टेंटोरियल एपेरेटस में जाएगा। टेंटोरियल एपेरेटस किसको कहते हैं, तो ओपनिंग ऑफ टेंटोरियम सेरिबली। उसके बाद वो जाएगा लेटरल एंड सुपीरियर सरफेस ऑफ सेरिबुलर हेमिस्फीयर में जाएगा। ठीक है, तो अब्जॉर्प्शन किसके द्वारा होता है, तो मैं बताती हूँ। जो मेन साइट होता है ना CHF के अब्जॉर्प्शन का, वो होता है एरेक्नॉइड विलाई। ठीक है, ये मेनली बल्क फ्लो में जाता है, मैंने इसका जो ऑब्जर्प्शन होता है उसको ऑब्जर्प्शन डिपेंड करता है बल्क फ्लो पे, और क्या पे, तो पैसिव, फैसिलिटेटेड और एक्टिव ट्रांसपोर्ट पे। ठीक है, रेट ऑफ जो ऑब्जर्प्शन है वो डिपेंडेंट होता है क्या पे, प्रेशर पे, और ये मेनली क्या होता है, लीनियर होता है।
जब इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ेगा तो ये अफेक्ट करेगा ऑब्जर्प्शन को, ना कि प्रोडक्शन को। ठीक है, मेन शायद पहले ही बताया क्या है, एरेक्नॉइड विलाई एब्जॉर्प्शन के लिए। और भी स्पेसेस हो सकते हैं जैसे कि लिम्फेटिक स्पेस, सब एरेक्नॉइड स्पेस। ठीक है, CHF माइट ड्रेन एट द साइट अदर देन एरेक्नॉइड विलाई अंडर न नॉर्मल और एबनॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन। कह रहा है कि CHF और भी जगह पे जा सकता है, सिर्फ एरेक्नॉइड विलाई में है, ये ज़रूरी नहीं है। अब एरेक्नॉइड विलाई होता क्या है? ये जो एरेक्नॉइड विलाई है ना, ये एरेक्नॉइड मेम्ब्रेन के ऊपर माइक्रोस्कोपिक ग्रोथ होता है, उसको कहते हैं। ये पेनिट्रेट करता है दूरा में और फिर ये चला जाता है सुपीरियर सजाइटल साइनस में। अब सुपीरियर सजाइटल साइनस क्या होता है? ये एक ह्यूज वेन है। इसमें क्या होता है, ह्यूज वेन इन द सुपीरियर मिडिल पार्ट ऑफ द ब्रेन। ये क्या है, तो मिडिल पार्ट ऑफ द ब्रेन में पाया जाता है और इसमें ह्यूज ब्रेन होता है जो CHF को दोबारा सर्कुलेशन में लाता है। ठीक है, अब जब एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक से देखेंगे तो ये एक कंटिन्यूअस होता है, थिन मेम्ब्रेनस कवरिंग होता है। इसका जो प्रेशर होता है ना, उस एबव 68 mmHg होता है। ये लीनियर होता है, प्रेशर पे डिपेंडेंट होता है, ये तो पहले ही बोले थे। और इसका बल्क फ्लो होता है यूनी डायरेक्शन में। ठीक है, इसमें कौन सा सेल होता है, तो मेसोथेलियल सेल होता है एरेक्नॉइड विलाइस का, जो मेनली क्या फॉर्म करता है, जियांत साइटोप्लाज्मिक वैक्यूल फॉर्म करता है। और ये जो हेल्प करता है किसमें, द ट्रांससेलुलर बल्क ट्रांस। अब आते हैं लिम्फेटिक सिस्टम में। ठीक है, तो लिम्फेटिक सिस्टम में क्या कहता है कि जब इंट्राक्रैनियल प्रेशर एलिवेट होता है तब CHF का जो वॉल्यूम होता है वो इंक्रीज करता है और किसकी ओर डायरेक्ट होता है, लिम्फेटिक पाथवे की ओर। अब कुछ ऑब्जर्वेशन किया गया है क्लिनिकल कि कोई पेशेंट है जिसको हाइड्रोसिफेलस है और उसको क्या हुआ है, CHF डाइवर्सन प्रोसीजर या वेंट्रिकुलो पेरिटोनियल शंट हुआ है। ठीक है, अगर ये शंट ब्लॉक हो जाए तो पेशेंट को क्या होगा, रनिंग नोज या टीयरिंग आई होगा। अगर पेशेंट को रनिंग नोज या टीयरिंग आई हो रहा है तो ऐसा माना जाता है कि CHF कहाँ ड्रेन हो रहा है, किसके थ्रू, तो लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू। अब ये शंट क्या है, ये आपको जानने का मन होगा। तो शंट मतलब कोई भी, जैसे कि CHF एक फ्लूइड है, उसको एक प्लेस से दूसरे प्लेस में क्या करना, मूव करना। ठीक है, ये कैथेटर के थ्रू होता है। और ये एग्जांपल है हाइड्रोसिफेलस का, जो प्रेशर से रिलीफ करता है। ठीक है, प्रेजेंट में क्या पाया गया है कि कोई भी लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ CHF ह्यूमन में एग्जिस्ट नहीं करता है। अब सब एरेक्नॉइड स्पेस, फिजियोलॉजिकल स्टेट में क्या होता है, सब एरेक्नॉइड स्पेस में स्मॉल अमाउंट ऑफ क्या होता है, CHF होता है, जो सिर्फ प्रेजेंट ड्रेन करता है, ऑब्जर्व नहीं करता है। अनफिजियोलॉजिकली में क्या पता चला है कि हाई प्रेशर में क्या होता है, बैरियर डिस्टर्ब कर जाता है और क्या को ये अलाउ करता है, तो बल्क फ्लो को अलाउ करता है और एब्जॉर्ब करता है CHF को। मतलब फिजियोलॉजिकली स्टेट में CHF को क्या करता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ ड्रेन करता है लेकिन ऑब्जर्व नहीं करता है। लेकिन अनफिजियोलॉजिकली अंदर हाई प्रेशर ये बैरियर क्या होता है, डिस्टर्ब हो जाते हैं और CHF को ऑब्जर्व करने लगता है। ठीक है, अब आते हैं CHF प्रेशर में। तो नॉर्मल CHF प्रेशर क्या है, 8 mmHg से 100 mmHg। ठीक है, कितना, 8 mmHg से 8 mmHg कह सकते हैं या 110 mmH2O कह सकते हैं। ठीक है, ये कैसे हम मेज़र करते हैं, तो लंबर पंक्चर के द्वारा मेज़र करते हैं। किस पोजीशन में, तो रिकम्बिनेंट पोजीशन में। और इसमें कब करते हैं, जब CHF नॉर्मल हो तब। ठीक है, कौन सा कैसे मेज़र करते हैं, लंबर पंक्चर से। कौन से पोजीशन में, रिकम्बिनेंट पोजीशन में, और जब CHF नॉर्मल हो। इसमें क्या होता है, हेड और ट्रंक को एलिवेट किया जाता है और क्या किया जाता है, वेट ऑफ द कॉलम ऑफ CHF को ऐड किया जाता है प्रेशर, और किससे, प्रेशर ऑफ लंबर सब एरेक्नॉइड स्पेस से, जिसके कारण क्या होता है, इंट्राक्रैनियल प्रेशर ड्रॉप हो जाता है और ये क्लोज टू 0 हो जाता है स्टैंडिंग पोजीशन में। अब कह रहा है जब इन्हेलेशन या रिटेंशन ऑफ CO2 होगा तो ब्लड में क्या होगा, PCO2 ज़्यादा हो जाएगा, जिससे pH क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो एक नियम है कि अगर PCO2 ज़्यादा हो जाए तो ब्लड एसिडिक हो जाता है, मतलब एसिडिक वहाँ पे ज़्यादा हो जाता है और वेसल डायलेट करते हैं। ठीक है, तो सर्किल ऑफ विलिस ऑन द सब एरेक्नॉइड स्पेस जो अफेक्ट होता है pH से, इसलिए जब हमारा
ब्रेन में इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ता है तो हमें हाइपर वेंटिलेशन किया जाता है ताकि पीएच बढ़ा सकें, ठीक है। तो पीएच जब बढ़ेगा तो वेसल क्या होंगे, कॉन्स्ट्रिक्ट होगा, जिससे ब्लड फ्लो कम हो जाएगा। लेकिन ये लिमिटेड टाइम के लिए करना पड़ता है, क्योंकि अगर ज़्यादा टाइम के लिए हो तो इसके कारण क्या हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है। जब वेनस प्रेशर इंक्रीज होगा ना तो सीएचएफ का ऑब्जर्प्शन इम्पेयर हो जाएगा, लेकिन आर्टेरियल प्रेशर जब इंक्रीज होगा तो सीएचएफ के ऑब्जर्प्शन में कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। वल्सेवा मैन्यूवर। अब आते हैं लिम्फेटिक सिस्टम में, ठीक है। तो लिम्फेटिक सिस्टम में क्या कहता है कि जब इंट्राक्रैनियल प्रेशर एलिवेट होता है तब सीएचएफ का जो वॉल्यूम होता है वो इंक्रीज करता है और किसकी ओर डायरेक्ट होता है, लिम्फेटिक पाथवे की ओर। अब कुछ ऑब्जर्वेशन किया गया है क्लिनिकल कि कोई पेशेंट है जिसको हाइड्रोसिफेलस है और उसको क्या हुआ है, सीएचएफ डाइवर्सन प्रोसीजर या वेंट्रिकुलोपेरिटोनियल शंट हुआ है, ठीक है। अगर ये शंट ब्लॉक हो जाए तो पेशेंट को क्या होगा, रनिंग नोज या टीयरिंग आई होगा। अगर पेशेंट को रनिंग नोज या टीयरिंग आई हो रहा है तो ऐसा माना जाता है कि सीएचएफ कहाँ ड्रेन हो रहा है, किसके थ्रू, तो लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू। अब ये शंट क्या है ये आपको जानने का मन होगा। तो शंट मतलब कोई भी, जैसे कि सीएचएफ ही एक फ्लूइड है, उसको एक प्लेस से दूसरे प्लेस में क्या करना, मूव करना, ठीक है। ये कैथेटर के थ्रू होता है और ये एग्जाम्पल है हाइड्रोसिफेलस का जो प्रेशर से रिलीफ करता है, ठीक है। प्रेजेंट में क्या पाया गया है कि कोई भी लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ सीएचएफ ह्यूमन में एग्जिस्ट नहीं करता है। अब सब एरेक्नोइड स्पेस, फिजियोलॉजिकल स्टेट में क्या होता है, सब एरेक्नोइड स्पेस में स्मॉल अमाउंट ऑफ क्या होता है, सीएचएफ होता है जो सिर्फ प्रेजेंट ड्रेन करता है, ऑब्जर्व नहीं करता है। अनफिजियोलॉजिकली में क्या पता चला है कि हाई प्रेशर में क्या होता है, बैरियर डिस्टर्ब कर जाता है और क्या को ये अलाउ करता है, तो बल्क फ्लो को अलाउ करता है और एब्जॉर्ब करता है सीएचएफ को। मतलब फिजियोलॉजिकली स्टेट में सीएचएफ को क्या करता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ ड्रेन करता है लेकिन ऑब्जर्व नहीं करता है। लेकिन अनफिजियोलॉजिकली अंदर हाई प्रेशर ये बैरियर क्या होता है, डिस्टर्ब हो जाते हैं और सीएचएफ को ऑब्जर्व करने लगता है, ठीक है। अब आते हैं सीएचएफ प्रेशर में। तो नॉर्मल सीएचएफ प्रेशर क्या है, 8 mmHg से 100 mmHg2O, ठीक है। कितना, 8 mmHg से 8 mmHg कह सकते हैं या 110 mmH2O कह सकते हैं, ठीक है। ये कैसे हम मेज़र करते हैं, तो लंबर पंक्चर के द्वारा मेज़र करते हैं। किस पोजीशन में, तो रिकम्बिनेंट पोजीशन में। और इसमें कब करते हैं, जब सीएचएफ नॉर्मल हो तब, ठीक है। कौन सा कैसे मेज़र करते हैं, लंबर पंक्चर से। कौन से पोजीशन में, रिकम्बिनेंट पोजीशन में, और जब सीएचएफ नॉर्मल हो। इसमें क्या होता है, हेड और ट्रंक को एलिवेट किया जाता है और क्या किया जाता है, वेट ऑफ द कॉलम ऑफ सीएचएफ को ऐड किया जाता है प्रेशर और किससे, प्रेशर ऑफ लंबर सब एरेक्नोइड स्पेस से, जिसके कारण क्या होता है, इंट्राक्रैनियल प्रेशर ड्रॉप हो जाता है और ये क्लोज टू जीरो हो जाता है स्टैंडिंग पोजीशन में। अब कह रहा है जब इन्हेलेशन या रिटेंशन ऑफ CO2 होगा तो ब्लड में क्या होगा, PCO2 ज़्यादा हो जाएगा, जिससे पीएच क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो एक नियम है कि अगर PCO2 ज़्यादा हो जाए तो ब्लड एसिडिक हो जाता है, मतलब एसिडिक वहाँ पे ज़्यादा हो जाता है और वेसल डायलेट करते हैं, ठीक है। तो सर्किल ऑफ विलिस ऑन द सब एरेक्नोइड स्पेस जो अफेक्ट होता है पीएच से, इसलिए जब हमारा ब्रेन में इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ता है तो हमें हाइपर वेंटिलेशन किया जाता है ताकि पीएच बढ़ा सकें, ठीक है। तो पीएच जब बढ़ेगा तो वेसल क्या होंगे, कॉन्स्ट्रिक्ट होगा, जिससे ब्लड फ्लो कम हो जाएगा। लेकिन ये लिमिटेड टाइम के लिए करना पड़ता है, क्योंकि अगर ज़्यादा टाइम के लिए हो तो इसके कारण क्या हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है। जब वेनस अब क्या कह रहा है कि जब वेनस प्रेशर बढ़ेगा तो ये सीएचएफ के ऑब्जर्प्शन को क्या कर देता है, इम्पेयर कर देता है। लेकिन आर्टेरियल प्रेशर बढ़ेगा तो सीएचएफ के ऑब्जर्प्शन पर कोई अफेक्ट नहीं होगा। अब ये भी है कि अगर जुगुलर वेन को कंप्रेस करेंगे तो क्या होगा, इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है। तो ये सीएचएफ कहाँ जाएगा, तो लंबर सब एरेक्नोइड स्पेस में जाएगा। वल्सेवा मैन्यूवर भी क्या करता है, इंक्रीज करता है इंट्राक्रैनियल प्रेशर को। अब क्या कह रहा है कि आईसीपी जब बढ़ेगा तो क्या होगा,
हार्ट फेलियर होता है। हार्ट फेलियर में आईसीपी क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, अगर हार्ट स्टॉप हो जाए तो सीएचएफ क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि नॉर्मल कॉम्प्लियंस कर्व कितना से स्टार्ट होता है, तो 25 से। देखिए कर्व देखिए, नॉर्मल जा रहा है 25 से वो स्टार्ट होगा। ठीक है, क्या कह रहा है कि इंट्राक्रैनियल प्रेशर डज नॉट इंक्रीज इनिशियली, स्टार्टिंग में वो नहीं इंक्रीज कर रहा, देखिए कुछ समय तक ये इंक्रीज नहीं कर रहा, बट देयर इज ए सर्टेन पॉइंट दैट विल लेड टू ए एक्सपोनेंशियल राइज, लेकिन एक पॉइंट आता है जहाँ पर ये एक्सपोनेंशियली राइज करता है। ठीक है, बिकॉज ऑफ द एडेप्टेशन ऑफ द ब्रेन। तो क्रिटिकल थ्रेशोल्ड कितना है, तो 25 mmHg। एक्सपोनेंशियल राइज मतलब क्या होता है, सडन डिटेरियोरेशन, मतलब कि कोमा में जाना। अब कह रहा है कि आईसीपी जब बढ़ेगा तो क्या होगा, तो आईसीपी बढ़ेगा तो देखिए क्या क्या होता है। ये पहले तो ये फार्मूला जान लीजिए, सीपीपी इक्वल टू एमएपी माइनस आईसीपी। अब सीपीपी क्या होता है, सेरिब्रल परफ्यूजन प्रेशर। ठीक है, जो ब्लड डिलीवर होता है ब्रेन में। एमएपी क्या होता है, मीन आर्टेरियल प्रेशर। आईसीपी क्या होता है, इंट्राक्रैनियल प्रेशर। कह रहा है जब इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है, तो लेस द ब्रेन बीच परफ्यूजन ब्रेन में कम होगा। क्यों, क्योंकि ब्लड फ्लो क्या हो जाएगा, कम जाएगा। ठीक है, इसके लिए परफ्यूजन कम होगा। अब क्या कह रहा है, जब नॉर्मल एमएपी है, मीन आर्टेरियल प्रेशर है, और आपका इंट्राक्रैनियल प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा, तो ये सेरिब्रल परफ्यूजन क्या होगा, घटेगा। ठीक है, जब आईसीपी बढ़ेगा और एमएपी दोनों बढ़ेगा तो क्या करेगा, मेंटेन द राइट सेरिब्रल परफ्यूजन प्रेशर। तब क्या होगा, सेरिब्रल परफ्यूजन प्रेशर सही होगा। फार्मूला में देखिए, सिर्फ आईसीपी बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है, सीपीपी माइनस में जाएगा, लेकिन ये एमएपी और आईसीपी दोनों बढ़ रहा है तो दोनों क्या करेगा, बैलेंस करेगा। ठीक है, तो आप इस फार्मूला से भी समझ सकते हैं। अब क्या कह रहा है कि आईसीपी राइज क्यों होता है, कॉजेज क्या हैं, तो पहला तो सेरिब्रल या एक्स्ट्रा सेरिब्रल मास के कारण, जनरलाइज ब्रेन स्वेलिंग के कारण, इंक्रीज वेनस प्रेशर के कारण, ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो एंड ऑब्जर्प्शन ऑफ सीएचएफ के कारण, एनी प्रोसेस जो एक्सपेंड करता है वॉल्यूम ऑफ सीएचएफ को। हाइड्रोसिफेलस का मतलब होता है दिमाग में पानी का भर जाना, इसलिए इसको दूसरा नाम वाटर ब्रेन भी कहा जाता है। ये ज़्यादा नोटिस किया जाता है चिल्ड्रन में एज कंपेरिजन टू एडल्ट। क्यों, एडल्ट का जो स्कल होता है वो हार्ड और रिगिड होता है। डैंडी एंड ब्लैकफेन ने 2 टर्म इंट्रोड्यूस किया, उसका नाम है कम्युनिकेटिंग एंड नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफेलस। नॉन कम्युनिकेटिंग का दूसरा नाम है ऑब्स्ट्रैक्टिव। ठीक है, कम्युनिकेटिंग मतलब क्या होता है, जो सीएचएफ का फ्लो होता है वो इंटैक्ट होता है, सभी जो वेंट्रिकल होते हैं डायलेटेड होते हैं, कम्युनिकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, और कम्युनिकेशन सब स्पाइनल सब एरेक्नॉइड स्पेस से होता है। तो ऑब्स्ट्रक्शन कहाँ होगा, तो ऑब्स्ट्रक्शन कहीं पर भी नहीं होगा, सिर्फ एक जगह होगा, सब एरेक्नॉइड विलाई में। नॉन कम्युनिकेटिंग मतलब इसका नाम ही है ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोसिफेलस, मतलब ये ऑब्स्ट्रक्शन के कारण होता है। क्लिनिकल पिक्चर इसमें मेनली कैसा होता है ना, कि बच्चे का आई पुपिल होता है जो नीचे चला जाता है, और स्क्लेरा सीन होता है, इसी कारण इसको कहते हैं सेटिंग सनशाइन। ठीक है, इसका चलिए पिक्चर दिखाते हैं। देखिए इसका बच्चा का आँख कैसा है, पुपिल नीचे चला गया है, आई और स्क्लेरा विजुअल है। ये मेनली क्यों होता है, तो इंट्राक्रैनियल प्रेशर के बढ़ जाने के कारण होता है, और इसके कारण क्या होता है, हाइड्रोसिफेलस होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है ना, अपर आईलिड रिट्रैक्ट हो जाते हैं, आई नीचे की ओर हो जाता है, स्क्लेरा विजुअल हो जाता है, जिसके कारण अपवर्ड केज क्या हो जाता है, पैरालिसिस हो जाता है, ऊपर नहीं देख सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, तो ये क्यों होता है, हाइड्रोसिफेलिक प्रेशर बढ़ जाने के कारण होता है। कहाँ पर, तो मेसेनसिफेलिक टैक्टम में, जो कंट्रोल करता है मेनली वर्टिकल गेज को। अब क्या है, न्यूरोपैथोलॉजिकल इफेक्ट, इसमें क्या होता है ना, कि जो वेंट्रिकल एक्सपेंशन होता है वो ज़्यादा फ्रंटल हॉर्न में हो जाता है, जिसके कारण फ्रंटल लोब क्या हो जाता है, इम्पेयर हो जाता है। सिर्फ फ्रंटल लोब नहीं, बेसल गैंग्लियोनिक फ्रंटल मोटर एक्टिविटी भी, जिसके कारण क्या होता है, कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम होता है। अगर ये कहाँ पर होगा, सेंट्रल व्हाइट मैटर में होगा तो प्रेशर में प्रॉब्लम होगा। अगर ये कॉर्टिकल ग्रे मैटर, थैलेमिक, बेसल गैंग्लिया और ब्रेन स्टेम स्ट्रक्चर में होगा तो कुछ भी इफेक्ट नहीं होगा। मतलब ये मेनली ये सब में नहीं होता है,
इसलिए इस बॉडी में हमें वीकनेस नहीं लगेगी और कोई मोटर प्रॉब्लम नहीं होगा। कहाँ कहाँ पे? कॉर्टिकल ग्रे मैटर, थैलेमिक, बेसल गैंग्लिया, ब्रेन स्ट्रेनर स्ट्रक्चर, ये सब क्या होते हैं? अनअफेक्टेड होते हैं। ठीक है। अब क्या कह रहा है कि पैथोजेनेसिस क्या होता है? तो या तो इसका प्रोडक्शन, या तो ऑब्स्ट्रक्शन या ऑब्जर्प्शन। जैसे कि प्रोडक्शन, ज़्यादा प्रोडक्शन होने लगेगा। ऑब्स्ट्रक्शन, CHF फ्लो हो रहा है, वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो गया तो वहाँ पे ज़्यादा कलेक्शन हो जाएगा, इसके कारण होगा। ऑब्जर्प्शन, जितना प्रोडक्शन हो रहा है उससे कम ऑब्जर्प्शन होगा, उसके कारण होगा। ठीक है। तो ये ऑब्जर्प्शन वाला क्यों होता है? तो एरेक्नोइड ग्रेनुलेशन के डिस्टर्बेंस के कारण होता है। अब CHF का प्रोडक्शन, ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो कहाँ पर होता है ये मेनली? मतलब मोस्ट कॉमन कौन सा है ओवर प्रोडक्शन के कारण बीमारी? तो कोराइड प्लेक्सस पेपिलियोमा। इसमें क्या होता है? कोराइड प्लेक्सस बड़ा हो जाता है, इसलिए CHF का प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाता है। ठीक है। और ये मेनली क्यों होता है? तो इसमें क्या होता है? तो इसमें वेंट्रिकुलर सिस्टम का क्या होता है? जनरलाइज डायलेशन होता है, कोई भी साइन ऑब्स्ट्रक्शन का नहीं दिखेगा। ठीक है। देखिए ये पिक्चर में देखिए, समझ में आ जाएगा, कोई भी ब्लॉक नहीं है, सिर्फ CHF है। ठीक है। अब क्या कह रहा है? CHF फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन होना, ये कहीं पर भी हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है। ठीक है। CHF के सर्कुलेशन में अगर ये थर्ड वेंट्रिकल में हुआ, सॉरी, अगर पीनल ग्लैंड ट्यूमर हुआ, इसका मतलब कि थर्ड वेंट्रिकल में ब्लॉक कर रहा है। अगर मेडुलोब्लास्टोमा हुआ तो मतलब कि फोर्थ वेंट्रिकल में ब्लॉकेज कर रहा है। ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है। अब क्या कह रहा है? ये क्या था? डिफरेंट एरिया जहाँ पर ट्यूमर ग्रो होता है और ब्लॉक करता है CHF को। जैसे कि थर्ड वेंट्रिकल में क्या होता है, तो अभी बताया था। ठीक है। फोर्थ वेंट्रिकल में ये होता है, कौन कौन सा? मेडुलोब्लास्टोमा, इपेंथीमोमास, एस्ट्रोसाइटोमास, डैंडी वाल्कर सिस्ट। थर्ड वेंट्रिकल में क्या होता है? कैस्मल ग्लियोमा, क्रैनियोफेरिंगोमास, एरेक्नोइड सिस्ट। फोरामेन ऑफ मोरो में अगर हो जाएगा ऑब्स्ट्रक्शन तो क्या होगा? ग्लियोमा और कोलाइसिस्ट। ऑब्जर्प्शन ऑब्स्ट्रक्शन कहाँ पे होता है? तो एरेक्नोइड में होता है। और कहाँ पे होता है? तो पोस्ट मेनिंजाइटिस में, वेनस थ्रोम्बोसिस में होता है। पीनल रीजन में ट्यूमर होगा। सेरिब्रल एक्यूडक्ट में ये बीमारियाँ होती है, कौन कौन सा? तो एक्यूडक्ट स्टेनोसिस, एक्यूडक्टल फॉर्किंग, सब एपिडाइनल ग्लियोसिस और प्री एक्यूडक्टल ग्लियोमास। बेसिलर ऑब्स्ट्रक्शन में क्या होगा? अराक्डिनोइडिस और क्याली मैलफॉर्मेशन। ठीक है। अब क्या कह रहा है कि किस एज में होता है और कारण क्या है? तो मेनली फीटस में, प्रीमैच्योर नियोनेट्स, फुल टर्म नियोनेट्स और एडल्ट में होता है। फीटस में क्यों क्यों होता है, इसका कारण क्या है? तो प्राइमरी, जेनेटिक और सेकेंडरी। प्रीमैच्योर में तो पोस्ट हेमरेजिक, पहले से हेमरेज हो चुका है, कहाँ पर? तो सेकेंडरी तो ब्लीडिंग ऑफ जर्मिनल मैट्रिक्स। फुल टर्म में ट्यूमर होगा या नन ट्यूमर होगा। एडल्ट का देखते हैं। सबसे पहले प्रीमेच्योर में आते हैं। प्रीमेच्योर में क्या होता है? तो इंट्राइत्राइन क्या होगा? इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज होगा या इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज होगा। ठीक है। ये रेयर होता है। मोस्ट कॉमन कॉज क्या है? तो वही जर्मिनल मैट्रिक्स हेमरेज। ठीक है। ये प्योरली होता है इंट्रावेंट्रिकुलर से रिलेटेड। अगर एसिमेट्रिक वेंट्रिकुलोमेगेली होगा, इसका मतलब कि हेमरेज क्या हुआ है? कोई एक साइड हुआ है। ठीक है। इससे क्या होता है? वेस्कुलर सपोर्ट की कमी हो जाती है, फाइब्रोलाइटिक एक्टिविटी ज़्यादा हो जाता है, कहाँ पे? जर्मिनल मैट्रिक्स में, जिसके कारण ब्लीडिंग ज़्यादा हो गया और CHF के फ्लो को क्या होगा? ऑब्स्ट्रक्शन होगा। फुल टर्म नियोनेट हाइड्रोसिफेलस। मोस्ट कॉमन कौन सा होता है? तो ट्यूमर, कहाँ पर? तो फोसा पोस्टीरियर फोसा ट्यूमर, जो ब्लॉक करता है फोर्थ वेंट्रिकल को। ठीक है। नन ट्यूमर। अब दूसरा क्या है? ये डिसजेनेटिक। इसमें क्या क्या आता है? तो एक्यूडक्ट स्टेनोसिस, डैंडी वाल्कर सिंड्रोम और क्याली मैलफॉर्मेशन। टेंशन नहीं लीजिए, सब बताएंगे आगे। और क्या है नन ट्यूमर का? डिसजेनेटिक, सेकेंडरी और अननोन। अब आते हैं कौन सा? एक्यूडक्ट स्टेनोसिस। एक्यूडक्ट पाया कहाँ जाता है? तो थर्ड और फोर्थ वेंट्रिकल के बीच में पाया जाता है। ठीक है। ये मेनली कहाँ ये मैलफॉर्मेशन होता है? तो कोजेनाइटल, बर्थ लेते समय या जब फीटस बॉम्ब में रहता है तब ये होता है मैलफॉर्मेशन। ठीक है। और किसके कारण होता है? तो एक्यूडक्ट ऑफ सेल्वियस के चारों तरफ ग्लियोसिस हो जाने के कारण होता है। ठीक है। ये मेनली कहाँ होगा? तो बॉम्ब में ही होगा। इमेजिन कीजिए कि एक रबर हाउस है जिसमें कंटिन्यूस वाटर का फ्लो हो रहा है।
अब क्या हो जाएगा, एक ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इनलार्जमेंट स्टार्ट हो जाएगा जहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है उससे पहले, ठीक है। सो ऑब्स्ट्रक्शन इन द एरिया ऑफ एक्यूडक्ट ऑफ सिल्वियस, अगर मान लीजिए कि अब ये ऑब्स्ट्रक्शन कहाँ पे हुआ, एक्यूडक्ट ऑफ सिल्वियस के पहले हुआ, तो इनलार्जमेंट कौन सा हो जाएगा, सेकेंड लेटरल वेंट्रिकल और थर्ड वेंट्रिकल, जिसको दूसरा नाम क्या कहते हैं, ट्राइवेंट्रिकुलर हाइड्रोसिफेलस। लेकिन इसमें जो फोर्थ वेंट्रिकल रहता है वो नॉर्मल इन साइज होता है, ठीक है। देन दी वॉल्कर सिंड्रोम, इसमें 3 त्रियाद होता है, इसमें से एक प्रेजेंस रहना जरूरी है, या तो वर्मियान एजिनेसिस, सेरिबुलर सिस्ट और हाइड्रोसिफेलस। इसमें मेनली मूवमेंट पे प्रॉब्लम होता है, ठीक है। वर्मियान एजिनेसिस क्या होता है, तो वर्मिया में क्या होता है, एजिनेसिस मतलब अच्छा से विकास नहीं हो पाता, तो वर्मिया क्या है, तो ये मेडियल पोर्शन है सेरिबेलम का, ठीक है। ये किससे एसोसिएटेड होता है, तो फास्टिगियल न्यूक्लियस से एसोसिएटेड होता है, और इसके कारण क्या कंट्रोल होता है, तो ये कंट्रोल करता है रेगुलेशन ऑफ मसल टोन फॉर पोस्चर एंड लोकोमोशन, ठीक है। सेरिबुलर सिस्ट मतलब हमारे सेरिबुलर पार्ट में क्या हो जाएगा, सिस्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। हाइड्रोसिफेलस पानी का भर जाना, इन तीनों में से कोई एक भी हो तो उसको क्या कहेंगे, दांडी वॉल्कर सिंड्रोम कहेंगे, ठीक है। अब कियाली मॉलफॉर्मेशन टाइप 2 मोस्ट कॉमन होता है, इसमें क्या होता है, ये मेनली रिलेटेड होता है माइलोम मेनिंगो सीली से। ये क्या होता है, तो ये बर्थ डिफेक्ट है, जिसमें क्या होता है, बैकबोन और स्पाइनल कोड क्लोज नहीं होता है बिफोर बर्थ। इसके कारण इस टाइप के कंडीशन को हम क्या कह सकते हैं, स्पाइना बाइफिदा भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि ए मास विथ थिन कवरिंग यूजुअली फाउंड इन लंबर और थोरैसिक एरिया। इसमें क्या होता है, लंबर और थोरैसिक एरिया में थिन क्या होता है, कवरिंग होता है। ये कवरिंग प्रोन क्या होता है, रप्चर के लिए होता है। अगर ये रप्चर हो गया तो क्या होगा, CHF लीक करने लगेगा। और इफ रप्चर वाइल द बेबी, अगर रप्चर हुआ, अगर बेबी बॉम्ब में रहा तो क्या हो जाएगा, स्कल का फॉर्मेशन नॉर्मल नहीं होगा और उसके अंदर का प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, जिसके कारण पोस्टीरियर फोसा स्मॉल हो सकता है और फोर्थ जो वेंट्रिकल है वो ब्लॉक हो सकता है। इसके कारण क्या होगा, हाइड्रोसिफेलस हो रहा है। कह रहा है कि लंबर पक्चर में क्या हो जाता है, थिन कवरिंग होती है, वो अगर रप्चर कर गया तो CHF लीक करता है। अगर वो बॉम्ब के अंदर रप्चर कर गया तो क्या होगा, स्कल का फॉर्मेशन सही से नहीं होगा, प्रेशर कम हो जाएगा क्योंकि वो लीकेज कर रहा है, पोस्टीरियर फोसा स्मॉलर हो जाएंगे और क्या होगा, फोर्थ वेंट्रिकल ब्लॉक हो सकता है, जिसके कारण हाइड्रोसिफेलस होगा, ठीक है। अब क्या आता है, अब आया एडल्ट हाइड्रोसिफेलस। एडल्ट हाइड्रोसिफेलस का मेन कॉज क्या होता है, साह सब एरेक्नॉइड हैमरेज, जो फॉर्म होता है एन्यूरिज्म का, ठीक है। ये कैसा होता है मेनली, तो ये कम्युनिकेटिंग टाइप ऑफ हाइड्रोसिफेलस होता है। अदर टाइप में एक हो जाता है नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोसिफेलस, मतलब नॉर्मल प्रेशर होता है, क्लिनिकली डायग्नोसिस होगा। इसमें क्या होगा, फ्रंटल लोब का डिसफंक्शन होगा। इसमें 3 चीज़ होते हैं, प्रोग्रेसिव गेट डिसऑर्डर धीरे धीरे होता है, मेंटल फंक्शन इम्पेयर हो जाते हैं, इंस्पेक्चर इनकंटिनेंस होता है, ठीक है। अब एक टर्म आता है हाइड्रोसिफेलस इक्स वैको, इसमें क्या होता है, वेंट्रिकल का इलार्जमेंट हो जाता है ड्यू टू लॉस ऑफ सेरिब्रल टिश्यू, ठीक है। अब सेरिब्रल एट्रोपी मतलब क्या हो जाएगा, ये मेनली क्यों होगा, तो इलार्जमेंट ऑफ वेंट्रिकल के कारण होता है, ठीक है। इसके कारण क्या होता है, लॉस ऑफ सेरिब्रल टिश्यू या सेरिब्रल एट्रोपी। ये इसका एग्जाम्पल क्या है, स्ट्रोक, इन्फ्रैक्ट और ब्लीडिंग। एट्रोपिड एरिया या स्पेस इज नॉट रिप्लेस्ड बाय एयर, इसमें जो एट्रोपिड एरिया होते हैं वो एयर से रिप्लेस नहीं कर पाते हैं, इसलिए इसमें ये क्या हो जाता है, एबनॉर्मल हो जाता है, ठीक है। इट इज रिप्लेस्ड बाय क्या है, इट इज रिप्लेस बाय वाटर, ये एयर से रिप्लेस नहीं कर पाते इसलिए इसमें वाटर से रिप्लेस करते हैं और इसके कारण ये बड़ा हो जाता है या हाइड्रोसिफेलस हो जाता है, ठीक है। अगर नॉर्मल फंक्शन ऑफ द नॉर्मल एजिंग, अगर नॉर्मल एज है, फंक्शन कर रहा है, लेकिन रिलेटेड या एटीन्यूएटेड बाय सर्टेन डिजीज, देन इसके कारण क्या हो सकता है, अगर कह रहा है कि नॉर्मल फंक्शन कर रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर कोई डिजीज हो गया तो इसमें क्या इंजरी हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, सेरिब्रल हाइपोक्सिया हो सकता है। इसका ट्रीटमेंट नहीं है सिंस इट्स नॉर्मल, जब तक नॉर्मल है कोई ट्रीटमेंट नहीं है। अब ट्रीटमेंट कैसे करेंगे हाइड्रोसिफेलस का, तो पहला है वेंट्रिकुलोस्टोमी, ठीक है, कनेक्शन फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। दूसरा है संत प्रोसीजर, ठीक है। तीसरा क्या है, तीसरा है एंडोस्कोपिक थर्ड वेंट्रिकुलोटोमी, ठीक है। और क्या है, मेडिकल ट्रीटमेंट है, ठीक है। तो इतना हम ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो वेंट्रिकुलोस्टोमी क्या होता है,
ये एक टेम्प्रोरी होता है, ये मेनली इन्फेक्शन जब होता है ब्रेन में तो ये करते हैं। इसमें क्या होता है, CHF को क्या किया जाता है, इवाकुएट किया जाता है। कहाँ से, तो वेंट्रिकल से। कैसे इवाकुएट निकालेंगे, तो ड्रेनेज ट्यूब को इंसर्ट करके। कहाँ पे, तो स्कल में थ्रो इनटू द वन वेंट्रिकल, मतलब स्कल में हम ये ड्रेनिंग ट्यूब डालेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, CHF को इवाकुएट करेंगे। संत प्रोसीजर क्या होता है, तब VP संत। इसमें क्या होता है, फ्रॉम लेटरल वेंट्रिकल टू द पेरिटोनियम। ये संतिंग कैसे करेंगे, तो लेटरल पेरिटोनियम से लेकर लेटरल वेंट्रिकल से लेकर पेरिटोनियम तक, ठीक है, जो ऑब्स्ट्रक्शन का कारण होता है। संत आर नाउ प्लेस्ड ऑन एवरी कंपार्टमेंट दैट CHF कैन बी ऑब्जर्व। देखिए इस तरह से होता है, ठीक है। अब क्या है, रिपीटेड लंबर ड्रेनेज, जिसमें किसमें लंबर ड्रेनेज बार बार होता है, जिसमें क्या हो गया है, जो ऑपरेशन नहीं करवाना चाहते हैं, जिनमें क्या है, ट्रीटमेंट टेम्पोररी हुआ है, और फॉर कम्युनिकेटिंग टाइप ऑफ हाइड्रोसिफेलस ओनली, नॉन कम्युनिकेटिंग नहीं, सिर्फ कम्युनिकेटिंग, ठीक है। अब क्या है, इंडोस्कोपिक थर्ड वेंट्रिकुलोस्टोमी। इसमें क्या होता है, ये गोल्ड स्टैंडर्ड होता है ऑब्स्ट्रक्टिव और नॉन कम्युनिकेटिंग के लिए। किसके लिए, ऑब्स्ट्रक्टिव और नॉन कम्युनिकेटिंग के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट क्या है, इंडोस्कोपिक थर्ड वेंट्रिकुलोटोमी, ठीक है। द ब्लॉक शुड बी समवेयर इन बिटवीन। ब्लॉकेज कहाँ होता है, तो थर्ड वेंट्रिकल और प्री पोताइन सिस्टर्नी में होता है, ठीक है, और कहीं पर होगा तो ये वर्क नहीं करेगा। कैमरा पास किया जाता है कहाँ से, तब फोरामेन ऑफ मोनीरे से। अब ये रीच करेगा थर्ड वेंट्रिकल पे, ठीक है, जहाँ पर पंक्चर होया हुआ है बिटवीन टू मोड ऑफ द मेमिलरी बॉडी, ठीक है। अब क्या कह रहा है, इसको पुश करते रहते हैं और क्या करते हैं, पास करते हैं लॉट ऑफ लेयर, बहुत सारे लेयर पास करता है जब तक कि ये बेसिलर आर्टरी तक न पहुँच जाए, जिसके कारण उसके बाद क्या होता है, दैट्स वाई केयर शुड बी मॉनिटर इन पंक्चरिंग उप्स टेक्निक यूजुअली डन फर्स्ट एंड बट इफ इट फेल VP संत इज डन। पहले ये किया जाता है, क्या करते हैं, इसमें कैमरा पास करते हैं फोरामेन ऑफ मोनीरे से थर्ड वेंट्रिकल में। थर्ड वेंट्रिकल से कहाँ पंक्चर किया जाता है, दो मोल्ड के बीच में, ठीक है। उसके बाद उसको पुशिंग करते रहेंगे जहाँ तक कि ये जब तक बेसिलर आर्टरी तक ना पहुँच जाए, ठीक है। अगर ये फेल हो गया तब हम VP संत करते हैं। अब मेडिकल ट्रीटमेंट, ये मेनली क्या होता है, टेम्प्रोरी किया जाता है, ठीक है। इसी के साथ ये टॉपिक ख़त्म होता है। अगले वीडियो में अगला टॉपिक लेके आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।